हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी किसी कारणवश नहीं हुई है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से हम लोग सभी विषयों का यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सके। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र के पहले पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के यहाँ पे 36 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया जाएगा। अगर ये 36 प्रश्न आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये क्लास डेली शाम 8 बजे चलता है तो आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक, यहाँ पे देखिए नए गुण धर्म वाला पदार्थ का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग आइए ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए क्या है ये। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन गैस है यानी H2 है और एक क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, यानी ये दोनों क्या है गैस है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके H2O का निर्माण कर रहा है। तो H2O क्या होता है? ये जल होता है, जल को ही H2O बोला जाता है। और जो H2O होता है वो क्या होता है? यहाँ पे लिक्विड होता है, यानी दो गैस आपस में अभिक्रिया करके एक अलग पदार्थ बना रहा है जो लिक्विड के फॉर्म में है। यानी आप लोग देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाला यहाँ पे पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ये दोनों गैस है लेकिन इन दो गैसों से एक नया पदार्थ बन रहा है लिक्विड के फॉर्म में। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अभिकारक, बी ऑप्शन है प्रतिफल, सी ऑप्शन है पदार्थ, डी ऑप्शन है यहाँ पे गैंग। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए ये जो H2SO4 है और ये KOH है, ये क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे अभिकारक बोला जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अभिकारक होते हैं वो उसको तीर के हमेशा पूंछ की तरफ रखा जाता है अभिकारक को। यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसे क्या बोला जाता है? यहाँ पे अभिकारक। अगर बोल दे कि अभिकारक इसमें से कौन है तो ये H2SO4 और KOH ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू से लेकर अंत तक जरूर आप वीडियो को देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या बोला जाता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे प्रतिफल या उत्पाद, बी ऑप्शन है अभिकारक, सी ऑप्शन है अम्ल, डी ऑप्शन है यहाँ पे लवण। तो ये देखिए ये H2SO4 और KOH आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पे क्या बना रहे हैं? आप लोग देख सकते हैं K2SO4 और H2O। तो ये क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बन रहा है? यहाँ पे K2SO4 ये बन रहा है और यहाँ पे H2O बन रहा है। यानी ये दो नए पदार्थ का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये जो पदार्थ बन रहे हैं तो इस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे प्रतिफल या उत्पाद बोला जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल और उत्पाद बोला जाता है। और जो प्रतिफल होता है उसको हमेशा कहां पे रखा जाता है? तो तीर के दाईं ओर यानी तीर के सिर के तरफ रखा जाता है। अगर यहाँ पे पूछ दे कि अभिकारक कौन कौन है तो यहाँ पे देखिए अभिकारक बोलेगा तो H2SO4 और KOH ये क्या है? यहाँ पे अभिकारक है। क्यों अभिकारक है? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक बोला जाता है। प्रतिफल यहाँ पे पूछे कि प्रतिफल कौन कौन है तो यहाँ पे K2SO4 और H2O ये क्या है? प्रतिफल है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे बोल रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ यानी दो पदार्थ मिलकर या दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दो पदार्थ आपस में जुड़ रहा है, जब दो पदार्थ आपस में जुड़ता है तो उसे क्या बोला जाता है, संयोजन बोला जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, संयोजन अभिक्रिया यहाँ पे बोला जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ पे जब मिलकर या जुड़कर यहाँ पे बात आए यानी जुटने का जब बात आए यानी संयोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं उदाहरण सहित यहाँ पे H2 और यहाँ पे क्या है O2, ये दोनों आपस में मिलकर यानी आपस में संयोग करके आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ यहाँ पे बना रहा है H2O। तो ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो ये संयोजन अभिक्रिया हुआ है, जिसमें संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संयोजन, बी ऑप्शन है वियोजन, सी ऑप्शन है यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर यानी एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का यहाँ पे निर्माण कर दे रहा है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए टूट रहा है, टूटना का मतलब क्या होता है, वियोजित हो रहा है यानी खंडित हो रहा है। तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, जब यहाँ पे टूटना या खंडित होना यहाँ पे आए तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा इसका उदाहरण, यहाँ पे देखिए H2O, ये क्या है, एक जल है। जब जल से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा और लगेगा उसमें से निकलने। तो यहाँ पे देखिए एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ क्या हो रहा है, टूट के दो या दो पदार्थों का यहाँ पे क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। यानी दोनों पदार्थ आपस में क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, यानी एक पदार्थ टूट जा रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अम्ल भस्म से जब अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए HCl ये क्या है, अम्ल है। और यहाँ पे देखिए NaOH ये क्या है, भस्म है। ये अम्ल भस्म आपस में अभिक्रिया करके ये NaCl क्या है, लवण है। और H2O क्या है, यहाँ पे जल है। यानी अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके ये लवण और जल का निर्माण कर रहा है। जब ऐसी तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उष्माक्षेपी, बी ऑप्शन है उष्माशोषी, सी ऑप्शन है रासायनिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे भौतिक। तो यहाँ पे बताना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यहाँ पे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का यहाँ पे शोषण होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, तो ये उसको बोला जाता है उष्माशोषी। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न ऐसे जरूर रहता है यहाँ पे देखिए, 8 नंबर प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को पहचानना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए एक पदार्थ ये है Ag और एक पदार्थ यहाँ पे Cl है, दोनों क्या हो रहा है अभिक्रिया करके एक पदार्थ का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, यानी AgCl हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक पदार्थ है और ये एक पदार्थ है, दोनों आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, यहाँ पे संयोजन। ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, आपस में जुट जा रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, संयोजन अभिक्रिया बोला जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है, इसको पहचानना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पदार्थ क्या हो रहा है, अभिक्रिया करने के बाद ये दो पदार्थों में टूट जा रहा है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक पदार्थ ये है, ये अभिक्रिया करने के बाद क्या हो रहा है, दो अलग अलग पदार्थों में ये क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला जाता है। तो अभी आगे हम आपको बता चुके हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, तो वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। इसको भी पहचानना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। यहाँ पे देखिए Fe प्लस यहाँ पे CuSO4 आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पे क्या बना रहा है, FeSO4 प्लस यहाँ पे Cu। तो यहाँ पे देखिए जो Fe है, लोहा है, वो किसके साथ जा रहा है, यहाँ पे SO4 के साथ यहाँ पे जा रहा है, यानी FeSO4 ये आपस में मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये Cu जो है, यानी ये जो कॉपर है उसको ये क्या कर रहा है, SO4 विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ पे जो फेरस है यानी लोहा है वो क्या कर रहा है, उसके जगह पे चला जा रहा है, और यहाँ पे कॉपर को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। यानी यहाँ पे देखिए ये अधिक अभिक्रियाशील है और ये कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि जो लोहा है वो कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, और उसके जगह पर कॉपर, यहाँ पे जो लोहा है वो चला जा रहा है कॉपर के जगह पे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है। इसमें से पहचानना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए ये अम्ल है और ये भस्म है, आपस में अभिक्रिया करके NaCl क्या है, ये लवण है, और H2O क्या है, ये जल है। तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके यहाँ पे लवण और जल का निर्माण कर रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उष्माशोषी, बी ऑप्शन है उष्माक्षेपी, सी ऑप्शन है मंद दहन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो श्वसन है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है आपको बताना है। तो श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये उष्मा, यहाँ पे ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम श्वसन करते हैं तो शरीर में हमें ऊर्जा की ऊर्जा क्या होता है, हमारे शरीर में उत्सर्जन होता है ऊर्जा का। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे पूछे कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये उष्माक्षेपी यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, दूध से दही बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन है, बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन है, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपको बताना है कि जब दूध से दही बन जाता है तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक अभिक्रिया है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लिथियम और सोडियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे लेड। तो किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो जो लिथियम और सोडियम होता है उसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं आसानी से। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और लास्ट में जो होमवर्क प्रश्न है उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए 15 नंबर प्रश्न है, कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है।
है, यहाँ पे बताना है कि वो कौन है जो कमरे के ताप पे द्रव होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे Hg यानी पारा, बी ऑप्शन है यहाँ पे Cl, सी ऑप्शन है यहाँ पे Na यानी सोडियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे Mg यानी मैग्नीशियम। तो यहाँ पे बताना है आपकी कि कौन कमरे के ताप पे द्रव होता है। तो जो यहाँ पे Hg यानी जो पारा होता है वो कमरे के ताप पे द्रव होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उष्मा का कुचालक है। इसमें से पहचानना है कि कौन है जो उष्मा का यहाँ पे कुचालक है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लेड, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है यहाँ पे लोहा, डी ऑप्शन है कॉपर। तो जो चांदी होता है वो उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, यहाँ पे जो लोहा होता है वो भी होता है उष्मा का चालक, और कॉपर भी ये क्या होता है उष्मा का चालक होता है। जो लेड होता है वो उष्मा का क्या होता है यहाँ पे कुचालक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि उष्मा का कुचालक कौन होता है। तो उष्मा का कुचालक कौन होता है, यहाँ पे लेड होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर है, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे बताना है कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, आपको बताना है। तो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, चांदी होता है। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है। ए ऑप्शन है लौह ऑक्साइड, बी ऑप्शन है लौह कार्बोनेट, सी ऑप्शन है लौह सल्फेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, तो लौह ऑक्साइड बनाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 19 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। इसमें से पहचानना है कि वो कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का जलता है। ए ऑप्शन है मोमबत्ती, बी ऑप्शन है किरोसिन, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है यहाँ पे मीथेन। तो मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलता है, किरोसिन तेल भी ज्वाला के साथ जलता है, प्राकृतिक गैस भी ज्वाला के साथ जलता है, लेकिन जो कोयला होता है वो ज्वाला के साथ नहीं जलता है। जब कोयला जलता है तो उसमें से ज्वाला नहीं निकलता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। यहाँ पे बताना है कि शरीर में जब भोजन पचता है तो वो कौन सी अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है यहाँ पे अवकरण, बी ऑप्शन है ऑक्सीकरण, सी ऑप्शन है यहाँ पे उदासीनीकरण, डी ऑप्शन है यहाँ पे अपघटन। तो शरीर में जब भोजन पचता है, तो शरीर में भोजन कब पचता है, जब हम यहाँ पे श्वसन की क्रिया करते हैं। तो श्वसन की क्रिया में हम कौन सा गैस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का यहाँ पे संयोग होता है उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, तो ऑक्सीकरण बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि शरीर में भोजन का पचना कौन सी क्रिया है, तो ऑक्सीकरण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। जो सोडियम है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, उस सोडियम का यहाँ पे परमाणु संख्या क्या होगा। ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है यहाँ पे 13, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है यहाँ पे 16। तो सोडियम का यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या यहाँ पे कितना होता है, 11 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो लाफिंग गैस होता है, ये गैस अगर किसी को लग जाए तो वो हंसने लगेगा अपने आप से ही। तो यहाँ पे बताना है कि जो लाफिंग गैस होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है N2O, बी ऑप्शन है N2, सी ऑप्शन है SO2, डी ऑप्शन है यहाँ पे O2। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे बताना है कि जो नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे NaCl, बी ऑप्शन है यहाँ पे MgCl, सी ऑप्शन है यहाँ पे MgCl2, सी ऑप्शन है यहाँ पे Na2SO4। तो यहाँ पे बताना है जो नमक होता है उस नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, बिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे NaCl, बी ऑप्शन है यहाँ पे CaOCl2, सी
ऑप्शन है यहाँ पे CaO, डी ऑप्शन है यहाँ पे CaOCl। तो यहाँ पे बताना है कि जो विरंजक चूर्ण होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है आप देखिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ए ऑप्शन है यहाँ पे Cl, बी ऑप्शन है यहाँ पे F यानी फ्लोरीन, बी ऑप्शन है यहाँ पे Br यानी ब्रोमीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे I यानी आयोडीन। तो यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ पे देखिए वो कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो वो फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसको अगर सूर्य के प्रकाश पे रख दिया जाए प्रकाश में तो हमें क्या प्राप्त होगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे Cu, बी ऑप्शन है यहाँ पे Ag यानी चांदी, Cu यानी कॉपर होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन है S, डी ऑप्शन है यहाँ पे ब्रोमीन, Br यानी ब्रोमीन। तो यहाँ पे बताना है कि सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में हम रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो हम लोग को Ag प्राप्त होता है, यानी Ag यानी क्या होता है, यहाँ पे सिल्वर प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन है यहाँ पे NaCl, बी ऑप्शन है यहाँ पे CaOCl2, सी ऑप्शन है CaO, डी ऑप्शन है यहाँ पे CaCO3। 27 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पे CaCO3 होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से और अगर ऑक्सीजन यहाँ पे निकलने लगे तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है यहाँ पे संक्षारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ए ऑप्शन यहाँ पे ऑक्सीजन का योग होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का योग होता है, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का वियोग होता है। तो यहाँ पे बताना है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो उपचयन की अभिक्रिया में हमेशा ऑक्सीजन का यहाँ पे योग होता है और अपचयन की अभिक्रिया में हमेशा ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि उपचयन की अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का योग होता है हमेशा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। जो सोडियम होता है उसको किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे वाष्प न बन जाए, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए, सी ऑप्शन है पिघल न जाए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सोडियम होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो क्या होता है, जलना शुरू कर देता है। इसीलिए सोडियम को हम कहां पे रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं ताकि उसका संपर्क ऑक्सीजन से न हो और जो सोडियम हो वो सुरक्षित रहे। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने से बचाने के लिए हम कहां पे रखते हैं, जो सोडियम होता है उसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो बगल में ऐसे एक घंटी मिलेगा आपको, तो इसी घंटी को आपको दबाना है, उसको क्या कर देना है, ऑल पे कर देना है, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, या लाइव क्लास ले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और डेली सुबह 5 बजे यहाँ पे, डेली सुबह 5 बजे मॉर्निंग में यहाँ पे सेट प्रैक्टिस चलता है, तो आप लोग 5 बजे वाली क्लास में भी आना न भूलिए। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर है, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्सर्जन होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्सर्जन होता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न ये आप देखिए 32 नंबर प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है काला। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है आपको बताना है और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, हरा होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो साग सब्जी होते हैं वो विघटित होकर कंपोस्ट बन जाते हैं, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाता है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जब साग सब्जी विघटित होते हैं तो अधिक मात्रा में उष्मा का यहाँ पे उत्सर्जन होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे उष्मा शोषी, बी ऑप्शन है उष्मा छेपी, सी ऑप्शन है यहाँ पे उभयगामी, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रतिस्थापन। तो जो साग सब्जी विघटित होते हैं तो अधिक मात्रा में यहाँ पे उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में या जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है यहाँ पे पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा प्रतिफलों की परमाणु संख्या के बराबर हो तो कौन सी रासायनिक समीकरण होगा। तो यहाँ पे बताना है कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या और प्रतिफलों की परमाणु संख्या आपस में जब बराबर हो तो उस समीकरण को हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है संतुलित रासायनिक समीकरण, बी ऑप्शन है असंतुलित रासायनिक समीकरण, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया। तो ये देखिए जब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या और प्रतिफलों की परमाणु संख्या के बराबर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है, और जो क्लोरीन है वो भी कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है। और यहाँ पे देखिए ये 2 का मतलब क्या हुआ, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और यहाँ पे क्लोरीन के लिए भी है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और क्लोरीन कितना है, यहाँ भी 2 है। यानी देख सकते हैं आप इधर भी जो परमाणु संख्या है, यानी इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, यानी इधर भी क्लोरीन 2 है, यानी परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर है। तो वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या और प्रतिफलों की परमाणु संख्या जब आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा प्रतिफलों के परमाणु संख्या के बराबर न हो तो उसे कौन सी समीकरण बोलते हैं। ए ऑप्शन है असंतुलित, बी ऑप्शन है संतुलित, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है यहाँ पे संयोजन। तो जब आपस में बराबर नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक समीकरण है ये, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 है तो ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ये ऑक्सीजन के लिए भी है, और यहाँ पे जो नीचे वाला होता है वो इसी के लिए होता है केवल। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है और इधर जब 2 से गुणा होगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन इधर 2 है लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 है, यानी आपस में बराबर नहीं है दोनों तरफ परमाणु संख्या। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया या वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें यहाँ पे अभिकारकों की परमाणु संख्या या प्रतिफलों की परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हम रिप्लाई इसका जरूर करेंगे। यहाँ पे देखिए सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन है जिन्होंने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। ए ऑप्शन है यहाँ पे जेम्स वाट, बी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी, सी ऑप्शन है यहाँ पे जॉन के, डी ऑप्शन है यहाँ पे न्यूटन। तो जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। ए बी सी ऐसे कमेंट आप नहीं कीजिएगा, पूरा नाम लिख के कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास लें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एंड बाय।